दोस्तों ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग बोर्ड पर लिखे गए क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो के अंत में आपको बनाने के लिए दिया था। तो इसी के सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरी क्रमशः 1 घंटा और 5 घंटा में तय करता है। तो नीरज पूरे यात्रा में नीरज की औसत गति क्या होगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्रमशः बोला है ना, तो 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा और 20 किलोमीटर के लिए 5 घंटा समय लेता है। तो औसत गति बराबर औसत गति, गति माने चाल, चाल बराबर होता है दूरी, अब बट्टा में हो जाएगा समय। औसत जहां लग जाता है वहां दोनों में कुल लगा दीजिएगा, यानी कुल दूरी अब बट्टा कुल समय। टोटल दूरी हमारा कितना दिया है? 10 + 20 किलोमीटर। और टोटल समय कितना दिया है? तो 1 घंटा प्लस 5 घंटा, ठीक है 6 घंटा, यानी 30 किलोमीटर अब बट्टा में हो जाएगा 6 घंटा। 6 × 5 = 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा औसत गति का, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक डाउट बच्चे के मन में आ रहा होगा, अभी जो भी ये लोग देख रहे होंगे, क्या आ रहा होगा कि सर किसी को पता होगा कि औसत गति बराबर एक फॉर्मूला और लोग जानते होंगे कि 2xy बटा x + y। तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बहुत बच्चे के मन में बात आया होगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात को समझिए। ये कब इस्तेमाल करते हैं इसका, समझिएगा बात को, कि जब दूरी दोनों का बराबर दिया हो, अलग अलग चाल दिया हो। मान लो कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा हुआ और ये x किलोमीटर प्रति घंटा से a से b तक जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, चाहे उतना ही दूरी y किलोमीटर से चलता है, तब औसत गति बोला जाएगा ना। सेम दूरी से ये चाल से जाएगा, सेम दूरी को, और ये सेम दूरी को तय करेगा इस चाल से, वही दूरी को, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग दूरी है मेरे भाई, अलग अलग दूरी है, तो आप औसत गति वाला ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेम दूरी रहता और जो भी चाल में कन्वर्ट करके आप सोच रहे होंगे कि 10 किलोमीटर 1 घंटा में चला, तो एगो का चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 किलोमीटर 5 घंटा में चला तो 5 × 20 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और हम 10 यहाँ पे 2 × 10 × 4 और 10 + 4 करके बना सकते हैं? तो कहेंगे नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ दूरी अलग अलग है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब दूरी समान हो तब औसत गति में इसका इस्तेमाल होता है, अलग अलग चाल दिया हो तो। समझ गए होंगे कंसेप्ट को मेरे भाई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्त रेखा का फोटो आपके स्क्रीन पे गया होगा, जिसमें 7 राज्य हैं S1 से लेके S7 तक। उसमें बर्फबारी को दर्शा रहा है, वह भी वार्षिक बर्फबारी को दर्शा रहा है। देश के कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत बर्फबारी को यह दर्शा रहा है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि देश में वार्षिक बर्फबारी यानी टोटल वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S3 और S2 का वार्षिक बर्फबारी में क्या अंतर है? यानी S3 और S2 का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा प्रश्न हम लोग बहुत बना चुके हैं पीछे। अगर रेगुलर कोई वीडियो देखते होंगे तो पिछले कई वीडियो में ऐसे प्रश्न आए हैं और इसको हम लोग आसानी से बनाए हैं। तो जो लोग देखे होंगे पहले से, उनको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं वो अभी से सीख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है। टोटल वार्षिक बर्फबारी जो है, यानी कुल का मान दिया हुआ है हमारा 700 सेंटीमीटर, यानी 100% का मान। हमसे पूछा है कि S3 और S2 का अंतर बताइए। तो S3 में हमारा कितना है? 20%, और S2 में हमारा है 15%। दोनों के बीच अंतर, तो अंतर 15% का होगा। यही 15% 700 का निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। तो 700 × 15/100 कर लेंगे। 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105 सेंटीमीटर। तो ये 5 का आएगा, सॉरी 15 का नहीं आएगा, 20 में से 15 गया 5, तो 5 का अंतर आएगा। तो 700 का 5% निकाल लीजिए, तो 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। सॉरी मिस्टेक से जल्दी में 15 लिखा गया था, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 700 का 5 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, यही बर्फबारी का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपके स्क्रीन पे गया होगा, बोर्ड मास के फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बनने वाला है। 2000 है भागा 1/2 है का 25/2 का 5/2 का
4/25 माइनस 5, इसका मान पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, आपको बहुत बार ये हर सेट में देख रहा हूँ कि एक सवाल दिया है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको बोर्ड मास के फॉर्मूले से बनाएंगे। ब्रैकेट का पहले काम होता है, उसके बाद का तब भागा का। तो ध्यान देना है, यहाँ देखिए भागा है और का है, ब्रैकेट तो है नहीं, पहले का काम करेंगे। ठीक है, तो का काम करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हम इसका काम करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो देखिए ये 2000 भागा 1/2 का 25/2, पहले इस गुने वाले का काम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, और ये गुना जो है ये छोटा वाला है, लेकिन ये जो गुना है भागा से बड़ा वाला है, तो पहले इसका काम करेंगे। तो इसको करेंगे ना तो 25 से कम 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 25/4, क्योंकि पहले इसको गुना कराना पड़ेगा, भागा से ये बड़ा वाला है ये। ठीक है, और गुने 5/2, ये गुना जो है ओरिजिनल है, जो कि भागा से छोटा वाला है। अब इन दोनों को पहले का है तो का माने गुना, और 4/25, पहले इन दोनों का काम करेंगे, क्योंकि ये जो है ना गुना का वाला है। तो 2 दूनी 4, ये 5/25, 2/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम जो है इसको मिटाकर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 5, 2/5 लिख सकते हैं और -5 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है, अब गुना है यहाँ, इससे छोटा वाला गुना और ये माइनस। अब भागा है, भागा का काम पहले करेंगे। तो 2000, अब भागा को जब गुना में चेंज करते हैं तो पलट जाता है 4/25। ठीक है, और गुना में हो जाएगा 2/5 -5। क्या करेंगे, इसको आप काट लीजिए, हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 25, 25 280, 5 से 16 25 80 हो जाएगा आपका। 4 दूनी 8, 16 8 128, 128 में से 5 गया 123 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ मिटाकर बहुत ज़्यादा स्टेप में नहीं दिखाना चाहते थे, मिटाकर हम जैसे जैसे प्रोसेस था वैसे मैंने करके बना लिया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को बैक करके ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम एक एक स्टेप पे अगर हम एक एक चेंजिंग पे हम स्टेप लेते बहुत लंबा चला जाता है ये, इसीलिए हम इसको मिटा कर और जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम इसको बनाए हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 123 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाता हूं। अब अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? अब बताइए, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, लेकिन हर एक घंटा पर यह 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टोटल हमें 225 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कुल कितना समय लगेगा? तो बताइए, आराम से इसको बेसिकली जो है सिंपल सोच के बनाइए। 1 घंटा में यह 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा, अगला 1 घंटा में जो है ना वो आपका 7 बढ़ जाएगा, यानी 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर अगला 1 घंटा में हमारा 7 बढ़ जाएगा, 39 की दूरी तय करेगा। फिर अगले 1 घंटा में 39 7 46 की दूरी तय करेगा, और फिर अगले 1 घंटा में हमारा 46 और 7 53 की दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे ठीक से जोड़िएगा तो लगभग 225 के आसपास सब आने लगेगा। तो देखिए 3 6 9 9 18 2 20 5 25 के 5 हासिल 2 2 5 7 4 11 3 14 3 17 2 19 195 किलोमीटर दूरी हो चुका है। हमारा 225 चलना है। अब बचा हुआ है हमारा 30 किलोमीटर की दूरी बचा है, क्योंकि 225 में से जो है हम यहाँ 195 घटाएंगे तो हमारा 30 किलोमीटर दूरी शेष बचा हुआ है मेरे भाई। और अगला जो स्पीड होगा हमारा वो 60 का हो जाएगा, क्योंकि 7 किलोमीटर फिर बढ़ेगा। अब 7 किलोमीटर ये 1 घंटा में चलेगा। अब बताओ हमें 30 किलोमीटर चलना है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर की दूरी चलने में हमको आधे घंटे का समय लगेगा। अब बताओ, ये 1 घंटा ये इतना चला और लास्ट में आधा घंटा चला, 225 पूरा दिया, ये दूरी हो गया। तो 1 2 3 4 5 घंटा और आधा घंटा, कितना घंटा हो जाएगा? 5.5 घंटा में जो है ना वह 225 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। तो 5.5 घंटा को 11/2 के फॉर्म में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में आपका यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला सवाल है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? इसे आप बिना पेन लगाए बनाइए। बहुलक इसका आप आंसर दीजिए, हम नहीं बताएंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप लिखकर, ये बहुत आसान है और बहुत बार हम बता दिए हैं ये इस तरह के क्वेश्चन को। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 10,500 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 17,745 रुपये हो जाती है। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे।
तो यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी होगी। जब भी क्वेश्चन बोले ना कि ये धनराशि हो जाती है, समझ जाना कि वो मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ, दोनों मिलकर मिश्रधन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को जो 10,500 रुपये हमारा मूलधन है और रेट नहीं पता है मुझे, लेकिन समय पता है कि 2 वर्ष में यह 17,745 रुपया हो जाती है। अमाउंट है ये, अमाउंट मतलब मूलधन और ब्याज दोनों इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है रेट बताइए कि कितना % होगा। देखिए, ये अगर साधारण ब्याज होता तो बहुत आसानी से दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय से बना लेते, लेकिन यह चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो मैं बोलूंगा कि आप सिंपल ही बना लीजिएगा। अगर सिंपल है ऐसे सोच के बनाइए, क्या आता है, अमाउंट बराबर यानी कि P इंटू 1+R/100 के पावर T होता है, तो आप इसी से बना लेंगे। एक आसानी से एक तरीका ये हो जाएगा, बन जाएगा। ये फर्स्ट मेथड, मैं 2 मेथड देने वाला हूँ, धैर्य रखिए और सीखिए। ठीक है, अब देखिए, हम अमाउंट बराबर यानी 17,745 बराबर P का मान 10,500 है। ठीक है, इंटू 1+R तो पता नहीं है मुझे, तो 1+R/100 के पावर में T माने 2। इसको आप क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे यानी काटेंगे तो हमको लगता है कि 5 से तो पहले 15 से कटेगा, 15 7 105, और इसको काटेंगे तो 15 कम 15 2 27, 15 कम 15 12 124, 15 8 120, 4 45, 15 3 45। फिर 7 से काटेंगे, 7 से 100 बार में जाएगा, 7 एकम 7 4 48, 7 छक 42, 6 63, 7 9 63। अब नहीं कटेगा तो 169 अब बट्टा में हो जाएगा 100, अब बराबर में 1+R/100 के पावर में क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 1+R/100 बराबर में हो जाएगा √169/100 यानी 13/10 हो जाएगा। 13 यहाँ 169 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि R/100 बराबर 13/10, आई प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10 एकम 10, 13 में से 10 गया 3/10। अब ध्यान दीजिएगा, R/100 बराबर 3/10 हो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये गुना में 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट लेंगे, R बराबर 30%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेट हमारा 30% ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अब दूसरा मेथड ये है कि पहला ये तो समझ में आ गया। दूसरा मेथड ये है कि आप सीधे पहले CI का परसेंटेज निकालेंगे। तो CI का परसेंटेज बराबर, ये देखिए 10,500 है मूलधन, और ये मूलधन और ब्याज दोनों मिला के 17,745 है। तो CI टोटल कितना है, तो CI टोटल हमारा है 500, 245, 7245 रुपया CI आएगा। और CI का पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, तो 7245 जो है 10,500 का कितना % है। आप इसको 0 0 काटेंगे, फिर 15 7 105 कर लेंगे, अब 15 चौके 60, 12 15 8 120, 15 3 45, 7 छक 42, 6 7 9 63, 69% हमारा CI आ गया। अब ऑप्शन में देख के इसको क्या करेंगे, 69% किससे आएगा वो हम निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा टाइम 2 साल है, और ऑप्शन देखते रहिए रेट को। रेट का पहला ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 40 है। ठीक है, तो 40 पहला ऑप्शन है, तो 40 से जो है ना 2 साल का CI, 40 दूनी 80, ये और 40 का वर्ग 4 चौका 1600, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, इसीलिए 69 हमको है, तो 40 तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में है आपका 30 अगर रेट हमारा हो, 30 रेट हो, तो पहले CI का जो तकनीक होता है, पहले गुना कराओ उसके बाद वर्ग कराया जाता है। तो 30 दूनी 60, अब पॉइंट दे देंगे, 30 का वर्ग 900 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 ही अंक रखा जाता है, तीसरा जो भी इधर अंक बचता है इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 69। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। 69% किससे आ रहा है, रेट 30 से आ रहा है, यानी कि 30 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में 30 है। तो ये भी तरीका जो है, अगर किसी को पता होगा क्या CI जो है परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है और किस ये वाला मेथड, तो उसको समझ में आ जाएगा। हालांकि हम भी इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, CI और SI को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देंगे ताकि आप लोग उसको समझ सके, और उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसका वीडियो का मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, इसको बनाकर, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। अगला प्रश्न है, 30 कर्मचारियों और 5 मैनेजरों की औसत मासिक वेतन 80,000 रुपये है। एक कर्मचारी 1,80,000 वेतन वाले मैनेजर एक नए मैनेजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नई औसत मासिक वेतन 78,500 हो जाता है। तो नए मैनेजर का मासिक वेतन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नए मैनेजर का मासिक
वेतन। ध्यान से समझिएगा, 35 को मैनेजर है, 35 को कर्मचारी है, 30 को कर्मचारी और 5 को मैनेजर, 35 का औसत मासिक वेतन जो है एवरेज यानी 80,000 है। ठीक है, और एक 1,80,000 वाले मैनेजर के भेज दिया जाता है और नया मैनेजर लाया जाता है, तो औसत मासिक वेतन जो है ना इन 35 का 78,500 हो जाता है, यानी घट जा रहा है औसत। इसका मतलब हमारा 1,80,000 वाला जो मैनेजर गया है उससे आने वाला जो है वो कम आया होगा, तभी हमारा 1,80,000 गया है और दूसरा आ रहा है तो औसत पहले से कम कर दे रहा है। इसका मतलब आने वाला इससे कम का होगा, कम का होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और कितने कम का है तो बताइए कि यहाँ 80,000 से 78,500 हो रहा है, यानी 1,500 औसत में कमी आ रही है। तो 1,500 औसत में जब कमी आ रही है तो 35 गुने जो है 1,500, क्योंकि ये एवरेज में है तो 35 गुने 1,500 कर लेंगे और उसी को इससे घटा लेंगे। तो 35 गुने 1,500 हम कर लेंगे और उसको अगर हम घटा लें तो नया जो आने वाला मैनेजर है उसका मासिक वेतन पता चल जाएगा। बस तो इसको ऐसे ही बना लेंगे, 1,80,000 माइनस 15 × 75 हासिल 7 और 15 × 45 और 7 हो जाएगा 52। अब ये हो जाएगा 553 और 7 60 और 20 80, 1,27,500। 53 53 7 60 20 80, हाँ 1,27,500 नए मैनेजर का जो मासिक वेतन होगा 1,27,500 वाला जो है आएगा। गया था 1,80,000 वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। व्यास दिया है 12, त्रिज्या 6 हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। ध्यान दीजिएगा, शंकु का इस पे फोटो पहले बनाना पड़ेगा और ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा व्यास दिया है 12, यहाँ से यहाँ 12 दिया हुआ है, d बराबर 12, तो r जो होगा ना यहाँ से यहाँ वह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमसे वक्र पृष्ठ पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो आर तो हमें पता है, पाई भी पता है 22/7, एल नहीं पता है, एल इसी को बोलते हैं। तो एल बराबर होता है √h² जोड़ r², यानी 8 का स्क्वायर और जोड़ 6 का स्क्वायर। तो 8 8 64, 6 6 का 36, 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो एल का मान 10 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, बन जाएगा। तो 22/7 गुने आर का मान हो जाएगा 6 और एल का मान हो जाएगा 10। कटेगा तो नहीं, 22 छके 132 पर 1 0, 1320 जो है बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1320/7 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, इसी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और इसके आधार का अनुपात 3:4 है, तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? आपका ऑप्शन है 1:3, दूसरा ऑप्शन है 4:3, तीसरा ऑप्शन है 2:1, चौथा ऑप्शन है 2:3। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगले वीडियो की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।